राजनीतिक विश्लेषक और संघ के जानकार। मेरे साथ सलीम शेख साहब है, नेता पीएफआई के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ दीपक झा है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, उनका भी अभिनंदन है। सबसे पहले प्रोफेसर रागी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। पीएफआई का टारगेट देश की संप्रभुता को तोड़ना था, लेकिन पीएफआई कह रही है ये मनगढ़ंत कहानी है। ये एग्जैक्टली वही कहानी है जो उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार दिखाना चाहती है। पीएफआई तो किसानों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, दलितों की बात करता है, हाँ मुसलमानों की भी उसमें बात करता है, लेकिन एकजुट करता है लोगों को। देखिए अमीश जी, पीएफआई को यदि समझना है तो आप सिम्मी पर जरूर, आपने सही कहा, सिम्मी को जानना चाहिए। और सिम्मी का यदि कॉन्स्टिट्यूशन यदि आप देखेंगे, पढ़ेंगे सरसरी निगाह से, तो भारत के अंदर इस्लामिक राज्य की स्थापना करना सिम्मी के संविधान का हिस्सा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कही गई बात हो, ये उनके संविधान का, ये उनका मोटो है कि भारत के अंदर इस्लामिक राज्य हमको निर्माण करना है। और जब सिम्मी बैन हो गई तो उसका दूसरा चेहरा आया पीएफआई के रूप में। अब लोग कहते हैं कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं। वो दोनों अलग नहीं हैं। यदि आप उनके ऑफिस बियरर को यदि आप देख लेंगे, उनके ऑफिस बियरर का नाम यदि आप जिक्र कर लेंगे, उनका बैकग्राउंड ढूंढेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो सिम्मी के चेहरे थे वही करीब करीब पीएफआई के भी बड़े चेहरे उसमें शामिल हैं। तो इसमें किसी को ये दो राय नहीं होनी चाहिए कि सिम्मी का उद्देश्य एक पैन इस्लामिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर आगी, आप इतनी जानकारी दे रहे हैं तो इसकी 50% जानकारी तो भारत सरकार के खिलाफ भी होगी, तो बैन क्या है, क्यों नहीं कर देते हैं इसको? आप इसे संभाल कर संजो क्यों रखा है? 6 साल हो गए आपकी सरकार को, क्या कर रहे हैं आप? देखिए सरकार तो अमीश जी मेरी जितनी है उतनी ही आपकी भी है। और मुझे लगता है कि मेरा आपसे तात्पर्य है कि आपकी विचारधारा वाली सरकार, जनाब मेरा सवाल यह है कि आपकी विचारधारा वाली सरकार, अगर आपकी विचारधारा वाली सरकार है और आपको लगता है ये देश के लिए खतरा है, और कोई भी विचारधारा की सरकार हो, ओमन चांडी को भी मैंने कोट किया, ओमन चांडी की सरकार को 2012 में उन्होंने जो बोला था, वो अगर देश के लिए खतरा है, अगर वो सिम्मी के तर्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन को मारेंगे, हम जैशे मोहम्मद को ठोक डालेंगे, लेकिन हम पीएफआई को पनपा रहे हैं। यहां पर सवाल तो खड़ा होगा जी, बताइए। नहीं, देखिए अमीश जी, पीएफआई के बारे में एक प्रकार से ये राय लगभग बन चुकी है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके बारे में संस्तुति केंद्र सरकार को भी भेजी है। और मुझे एक अंग्रेजी की कहावत है, वी विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ, एक लंबी रस्सी देंगे जिसमें आपको फांसी डाला जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे भारत सरकार का लंबी होगी तब तक वो दूसरा कार्ड ना कर दे कोई, और वो दिन दूर नहीं होगा जब पीएफआई जैसी संस्था जो सीरिया में लड़ने के लिए लड़ाके भेजते हैं, पीएफआई जैसी संस्था जो पाकिस्तान के आईएस से जिनके संबंध है, ये एनआईए की रिपोर्ट कहती है, ऐसे संगठनों पर भारत सरकार शिकंजा बिल्कुल कसेगा। आप देखें, यदि उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, केरला के अंदर देखें, आप हैदराबाद के अंदर देखें, ठीक है, जहां भी, यहां तक कि पश्चिम बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर पीएफआई का धीरे-धीरे नेटवर्क बढ़ रहा है। प्रोफेसर यू मेड योर पॉइंट, ओके। अब मैं पीएफआई के सलीम शेख साहब का रुख करता हूं। सलीम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि हम तो शांति दूत हैं, हम शांति की बात करते हैं, हमारा लड़ाई झगड़े से क्या मतलब, हम मजलूमों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, युवाओं की नौकरी की बात करते हैं। ये 16 आईईडी लेकर, 32 बोर की पिस्तौल लेकर, 7 जिंदा कारतूस लेकर, बैटरी डेटोनेटर लेकर, कौन से शांति के प्रयास करने के लिए, कौन सी शांति वार्ता के लिए आप लोग निकल रहे थे जो आपको धर दबोचा? हेलो अमित जी, आवाज आ रही है? जी सलीम जी, आपकी आवाज आ रही है। सवाल मैंने पूछा, ये कौन सी शांति वार्ता में जा रहे थे 16 आईडी लेकर, जी 32 बोर पिस्तौल लेकर, एक बार 7 जिंदा कारतूस लेकर, बैटरी डेटोनेटर लेकर, कहां जा रहे थे? जवाब देने दीजिए जी।
कौन सी शांति बात? जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है, बोलिए आप। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। तो बोलने दीजिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ये इल्जाम लगे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले कई बार इल्जाम लग चुके हैं, लेकिन जो प्रोपेगेंडा सेट कर दिया जाता है उसी पर डिबेट्स होती हैं। अब कल 11 तारीख से ये लोग लापता हैं। इनकी फैमिली ने जब FIR 16 तारीख को कराई है, उसके बाद में यूपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद से ये सारी बातें सामने आती है। उससे पहले ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई और इनकी इन्फॉर्मेशन मालूम हुई। इनके परिवार वाले इनके बारे में परेशान थे, उन्होंने FIR कराई और तुरंत उसके बाद से ही यूपी जो पुलिस है उन्होंने इनको सामने ला करके ये सारा प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। जी अब आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि 11 तारीख से ये लापता थे, 11 तारीख से इनका परिवार से बात नहीं हो रही थी, तो 6-7 दिन से आप लोग इंतजार काहे का कर रहे थे? दूसरा पॉइंट, कहीं भी दंगे हो, कहीं भी गड़बड़ हो, चलिए बीजेपी की सरकार खिलाफ है आप लोगों के, ये ओमन चांडी कांग्रेस की सरकार भी आपके खिलाफ थी 2012 में, वो कह रहे थे कि आप सिमी से भी खराब है केरल के अंदर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब से काम किया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जब से काम शुरू किया है, जब से स्थापना हुई है, तब से मजलूम तबके के लिए आवाज उठाती रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या लेफ्ट गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट में पॉपुलर फ्रंट जनता की आवाज बनकर के उभरी है। और केरल के अंदर भी ऐसे प्रोपेगेंडे और ऐसे इल्जाम लगे हैं और उसके बाद में अच्छा, ये बताइए, आपको झारखंड की सरकार ने क्यों आप पे बैन लगा रखा है? और आपने अपने रन बांकुरे, आपने ये मजलूम अपने ISIS में काहे भेज दिए थे? सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए। हाँ, सुन ही रहा हूं मैं तो आपको। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर झारखंड में भी इल्जाम लगे, आसाम में भी इल्जाम लगे, कर्नाटक में भी इल्जाम लगे, लेकिन आपने इनका तहकीकात नहीं की। इन इल्जामों के बाद हुआ क्या? यूपी के अंदर इससे पहले CA/NRC के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ उसमें गिरफ्तारियां हुई है, केस चल रहे हैं। हाँ, मैंने तहकीकात करी। उत्तर प्रदेश में जो आप पर केस चल रहे हैं, नहीं चल रहे PFI पे केस, आपके कितने लोग गिरफ्तार है उत्तर प्रदेश के अंदर? आप ही लोग लिस्ट जारी करे थे, हमारे 30 लोगों को अंदर डाल दिया, हमारे 40 लोगों को अंदर डाल दिया। नाकाम हुई उनके खिलाफ सबूत देने के। नहीं तो सबूत आप डिसाइड करेंगे, आप कोर्ट भी बन गए हैं क्या सबूत देने के लिए? नहीं, देखिए सलीम साहब, तो यही कोर्ट तो नहीं है ना, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। एक कोर्ट तो नहीं है ना, बुला करके आप ये फैसला कर रहे हैं कि एक संगठन को बैन कर। राजनीतिक विश्लेषक और संघ के जानकार मेरे साथ सलीम शेख साहब है, नेता PFI के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ दीपक झा है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, उनका भी अभिनंदन है। सबसे पहले प्रोफेसर रागी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। PFI का टारगेट देश की संप्रभुता को तोड़ना था, लेकिन PFI कह रही है ये मनगढ़ंत कहानी है। ये एग्जैक्टली वही कहानी है जो उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार दिखाना चाहती है। PFI तो किसानों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, दलितों की बात करता है, हाँ मुसलमानों की भी उसमें बात करता है, लेकिन एकजुट करता है लोगों को। देखिए अमीश जी, PFI को यदि समझना है तो आप सिमी पर जरूर, आपने सही कहा, सिमी को जानना चाहिए। और सिमी का यदि कॉन्स्टिट्यूशन यदि आप देखेंगे, पढ़ेंगे सरसरी निगाह से, तो भारत के अंदर इस्लामिक राज्य की स्थापना करना सिमी के संविधान का हिस्सा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कही गई बात हो, ये उनके संविधान का, ये उनका मोटो है कि भारत के अंदर इस्लामिक राज्य हमको निर्माण करना है। और जब सिमी बैन हो गई तो उसका दूसरा चेहरा आया PFI के रूप में। अब लोग कहते हैं कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों अलग नहीं हैं। यदि आप उनके ऑफिस बियरर को यदि आप देख लेंगे, उनके ऑफिस बियरर का नाम यदि आप जिक्र कर लेंगे, उनका बैकग्राउंड ढूंढेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो सिमी के चेहरे थे वही करीब करीब PFI के भी बड़े चेहरे उसमें शामिल हैं। तो इसमें किसी को ये दो राय नहीं होनी चाहिए कि सिमी का उद्देश्य एक पैन इस्लामिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर आगे आप इतनी जानकारी दे रहे हैं, तो इसकी 50% जानकारी तो भारत सरकार के खिलाफ भी होगी, तो बैन क्या है, क्यों नहीं कर देते हैं इसको? आप इसे संभाल कर संजो क्यों रखा है? 6 साल हो गए आपकी सरकार को, क्या कर रहे हैं आप? देखिए सरकार तो अमीश जी मेरी है, मेरी जितनी है उतनी ही आपकी भी है।
और मुझे लगता है कि मेरा आपसे तात्पर्य है कि आपकी विचारधारा वाली सरकार, जनाब मेरा सवाल यह है कि आपकी विचारधारा वाली सरकार, अगर आपकी विचारधारा वाली सरकार है और आपको लगता है ये देश के लिए खतरा है, और कोई भी विचारधारा की सरकार हो, ओमन चांडी को भी मैंने कोट किया, ओमन चांडी की सरकार को 2012 में उन्होंने जो बोला था, वो अगर देश के लिए खतरा है, अगर वो सिम्मी के तर्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन को मारेंगे, हम जैशे मोहम्मद को ठोक डालेंगे, लेकिन हम पीएफआई को पनपा रहे हैं। यहां पर सवाल तो खड़ा होगा जी, बताइए। नहीं, देखिए अमीश जी, पीएफआई के बारे में एक प्रकार से ये राय लगभग बन चुकी है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके बारे में संस्तुति केंद्र सरकार को भी भेजी है। और मुझे एक अंग्रेजी की कहावत है, वी विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ, एक लंबी रस्सी देंगे जिसमें आपको फांसी डाला जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे भारत सरकार का लंबी होगी तब तक वो दूसरा कार्ड ना कर दे कोई, और वो दिन दूर नहीं होगा जब पीएफआई जैसी संस्था जो सीरिया में लड़ने के लिए लड़ाके भेजते हैं, पीएफआई जैसी संस्था जो पाकिस्तान के आईएस से जिनके संबंध है, ये एनआईए की रिपोर्ट कहती है, ऐसे संगठनों पर भारत सरकार शिकंजा बिल्कुल कसेगा। आप देखें, यदि उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, केरला के अंदर देखें, आप हैदराबाद के अंदर देखें, ठीक है, जहां भी, यहां तक कि पश्चिम बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर पीएफआई का धीरे-धीरे नेटवर्क बढ़ रहा है। प्रोफेसर यू मेड योर पॉइंट। ओके, अब मैं पीएफआई के सलीम शेख साहब का रुख करता हूं। सलीम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि हम तो शांति दूत हैं, हम शांति की बात करते हैं, हमारा लड़ाई झगड़े से क्या मतलब, हम मजलूमों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, युवाओं की नौकरी की बात करते हैं। ये 16 आईईडी लेकर, 32 बोर की पिस्तौल लेकर, 7 जिंदा कारतूस लेकर, बैटरी डेटोनेटर लेकर, कौन से शांति के प्रयास करने के लिए, कौन सी शांति वार्ता के लिए आप लोग निकल रहे थे जो आपको धर दबोचा? हेलो अमित जी, आवाज आ रही है? जी सलीम जी, आपकी आवाज आ रही है। सवाल मैंने पूछा, ये कौन सी शांति वार्ता में जा रहे थे 16 आईडी लेकर, जी 32 बोर पिस्तौल लेकर, एक बार 7 जिंदा कारतूस लेकर, बैटरी डेटोनेटर लेकर, कहां जा रहे थे? जवाब दे दीजिए जी। कौन सी शांति वार्ता? जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है, बोलिए आप। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। तो बोलने दीजिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ये इल्ज़ाम लगे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले कई बार इल्ज़ाम लग चुके हैं, लेकिन जो प्रोपगेंडा सेट कर दिया जाता है उसी पर डिबेट्स होती हैं। अब कल 11 तारीख से ये लोग लापता हैं। इनकी फैमिली ने जब एफआईआर 16 तारीख को कराई है, उसके बाद में यूपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद से ये सारी बातें सामने आती है। उससे पहले ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई और इनकी इन्फॉर्मेशन मालूम हुई। इनके परिवार वाले इनके बारे में परेशान थे, उन्होंने एफआईआर कराई और तुरंत उसके बाद से ही यूपी जो पुलिस है उन्होंने इनको सामने ला करके ये सारा प्रोपगेंडा करना शुरू किया। जी, अब आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि 11 तारीख से ये लापता थे, 11 तारीख से इनका परिवार से बात नहीं हो रही थी, तो 6-7 दिन से आप लोग इंतजार काहे का कर रहे थे? दूसरा पॉइंट, कहीं भी दंगे हो, कहीं भी गड़बड़ हो, चलिए बीजेपी की सरकार खिलाफ है आप लोगों के, ये ओमन चांडी कांग्रेस की सरकार भी आपके खिलाफ थी 2012 में, वो कह रहे थे कि आप सिमी से भी खराब है केरल के अंदर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब से काम किया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जब से काम शुरू किया है, जब से स्थापना हुई है, तब से मजलूम तबके के लिए आवाज उठाती रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या लेफ्ट गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट में पॉपुलर फ्रंट जनता की आवाज बनकर के उभरी है। और केरल के अंदर भी ऐसे प्रोपगेंडे और ऐसे इल्जाम लगे हैं और उसके बाद में अच्छा, ये बताइए, आपको झारखंड की सरकार ने क्यों आप पे बैन लगा रखा है? और आपने अपने रन बांकुरे, आपने ये मजलूम अपने आईएसआईएस में काहे भेज दिए थे? सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए। हाँ, सुन ही रहा हूं मैं तो आपको। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर झारखंड में भी इल्जाम लगे, आसाम में भी इल्जाम लगे, कर्नाटक में भी इल्जाम लगे, लेकिन आपने इनका तहकीकात नहीं की। इन इल्जामों के बाद हुआ क्या? यूपी के अंदर इससे पहले सीएनआरसी के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ उसमें गिरफ्तारियां हुई है, केस चल रहे हैं। हाँ, मैंने तहकीकात करी। उत्तर प्रदेश में जो आप पर केस चल रहे हैं, नहीं चल रहे पीएफआई पे केस, आपके कितने लोग गिरफ्तार है उत्तर प्रदेश के अंदर? आप ही लोग लिस्ट जारी करे थे, हमारे 30 लोगों को अंदर डाल दिया, हमारे 40 लोगों को अंदर डाल दिया। नाकाम हुई उनके खिलाफ सबूत देने के।
नहीं तो सबूत आप डिसाइड करेंगे, आप कोर्ट भी बन गए क्या सबूत देने के लिए? नहीं देखिए सलीम साहब, तो यही मैं कोर्ट तो नहीं है ना, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। एक कोर्ट तो नहीं है ना, डिबेट बुला करके आप ये फैसला कर रहे हैं कि एक संगठन को बैन कर